हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में। तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की पृथ्वी तल पर तापमान के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या। जो पृथ्वी तल होता है तो उसके ऊपर जो तापमान है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो वितरण होता है तापमान का, हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तापमान का लंबवत वितरण, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होना। तो जैसे ऊंचाई होती है वैसे वैसे तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वायुमंडल में कई बार पहाड़ों, गुब्बारों, हवाई जहाज और पतंगों द्वारा तापमान का निरीक्षण करने से पता चलता है कि सामान्य अवस्थाओं में तापमान के साथ बराबर तापमान कम होता जाता है। यद्यपि ऊंचाई के साथ तापमान घटने की कोई समान गति नहीं है। यह मौसम स्थिति तथा दिन के अनुसार कम व अधिक होती जाती है, परंतु इसका औसत लगभग समान रहता है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, लेकिन इसकी स्थिति किस पर निर्भर करती है, मौसम और दिन के अनुसार, परंतु इसका औसत लगभग समान रहता है। प्रति 1000 फुट की ऊंचाई पर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। तो प्रति 1000 फुट पर क्या होता है, 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान किस प्रकार कम होने से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से धरातल द्वारा ही गर्म होता है। तो किस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जो धरातल है वो वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से धरातल द्वारा ही गर्म होता है, क्योंकि धरातल पर जब प्रकाश आएगा, तापमान आएगा तो वह क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, तापमान कम होता चला जाएगा। सूर्य का प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है। यह धरातल के निकट वायु अधिक गर्म होती है, लेकिन धरातल के समीप वायु के अधिक गर्म होने का केवल यही कारण नहीं है। वहाँ वायु के अधिक गर्म होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वो भारी होती है। इसमें जल वाष्प, धूल कण आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गर्म होने का क्या कारण है कि धूल है, जल वाष्प है, वह भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है। परिणाम स्वरूप धरातल के समीप को वायु पार्थिव शक्ति को उसकी शुष्क, हल्की और स्वच्छ वायु की अपेक्षा ग्रहण करने में अधिक सफल होती है। अतः वायुमंडल के निचले भाग में वायु की सघनता एवं गर्मी को सुरक्षित रखने वाली गैसें भी अधिकता से वायु अधिक उष्ण रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं गर्मी कम हो जाती है, परंतु ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होने से सामान्य स्थिति के दो अपवाद हैं। पहला समतापमंडल और दूसरा तापमान की विलंबता की दशाएं। जैसे क्या अपवाद हो गए, दो अपवाद हो गए, पहला समतापमंडल, दूसरा तापमान की विलंबता की दशाएं। अब हम बात करते हैं निश्चित ऊंचाई पर तापमान का समान रहना। सन 1899 व 1902 में टसरैन व ज आसमान नामक वैज्ञानिकों ने गुब्बारों की सहायता से पता लगाया कि वायुमंडल में लगभग 7 मील की ऊंचाई पर तापमान का कम होना एकाएक रुक जाता है। तो जैसे 7 मील पहुंचेंगे हम ऊंचाई पर, जैसे क्या होता है, तापमान का कम होना एकाएक रुक जाता है। उसके ऊपर तापमान लगभग एक समान रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऊंचाई के बाद तापमान हमेशा 65 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो इस ऊंचाई के बाद क्या होगा, तापमान हमेशा 65 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। परंतु स्थिर तापमान वाले मध्य स्तर की ऊंचाई सब जगह एक जैसी नहीं होती। इसकी ऊंचाई अक्षांशों के अनुसार घटती बढ़ती है। विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई लगभग 10 मील 45 से 50 अक्षांशों के बीच 6 मील और ध्रुवों पर 4 मील ही है। विभिन्न स्थानों पर इन ऊंचाइयों के उपरांत तापमान का कम होना बंद हो जाता है और तापमान की अवस्थाएं दूसरे 12 मील लगभग अपरिवर्तनशील रहती है। लेकिन वर्तमान में इस ऊंचाई पर जहां गुब्बारे आदि नहीं पहुंच सकते, उल्काओं की गति, चमक और उनके मार्ग की लंबाई आदि बातों के आधार पर गणना करने से जो परिणाम सामने आए हैं वे आशा के विपरीत बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा ज्ञात होता है कि मध्य अक्षांशों में 6 से 7 मील से 34 मील तक तापमान लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है, परंतु 37 मील की ऊंचाई के बाद तापमान पुनः बढ़ जाता है। इसकी तुलना धरातल के तापमान से की जाती है। तो इसकी तुलना किससे की जाती है, धरातल के तापमान से।
अब हम आगे बात करते हैं ऊंचाई के अनुसार जलवायु परिवर्तित होना, अर्थात 7 मील की ऊंचाई पर प्रति 3000 फुट पर औसत रूप से फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, परंतु दूरी तक तापमान के कम होने की गति एक समान नहीं होती है। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री गोल्ड के अनुसार 2 किलोमीटर तक तापमान के कम होने की गति बहुत अधिक पवन की दिशा और वर्ष के समय अनुसार होती है, तो तापमान की गति पवन की दिशा के अनुसार और वर्ष के समय अनुसार ही बदलती रहती है। पतंगों के द्वारा प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि 3 किलोमीटर तक तापमान 378 फुट पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो 3 किलोमीटर तक 378 फुट पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। साधारणतः सभी इसी बात से परिचित है कि भारत जैसे उष्ण देश में समुद्र तल से ऊंचाई का यहाँ की जलवायु पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के जलवायु से प्रभाव से जलवायु बहुत कुछ बदल जाती है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु या तो सारे लोग पहाड़ी स्थानों यथा शिमला, नैनीताल, उत्तराखंड आदि पर चले जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई की वजह से वहाँ पर क्या होती है, गर्मी कम होती है, क्योंकि यहाँ जलवायु की व्यवस्था अधिक अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक होती है। साथ साथ विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जिस प्रकार वनस्पति बदल जाती है, उसी प्रकार का क्रम उष्ण प्रदेशों में पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ पाया जाता है। सिक्किम तथा हिमालय की घाटियों में आयनव्रत पेड़ पौधों की प्रचुर पाई जाती है, जबकि दार्जिलिंग की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध के पाइन के वृक्ष देखे जाते हैं। कंचनजंगा के निम्न ढालों पर जो हिम रेखा के आसपास है, केवल ध्रुवीय अथवा अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कुमायूं हिमालय के लिए भी यही बात देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिण के पठार, बड़े मैदान और असम की पहाड़ियाँ पर यहाँ की हिम रेखा नहीं पहुँचती। पूर्णतः उष्ण कटिबंध की वनस्पति पाई जाती है। तापमान का क्षैतिज वितरण। भूपटल पर तापमान का क्षैतिज वितरण अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करता हुआ पाया जाता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर तापमान घटता जाता है, तो ध्रुवों की क्या होगा, तापमान घटता जाएगा। धरातल पर सर्वाधिक तापमान निम्न अक्षांशों में तथा न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। यद्यपि भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है, किंतु इन भागों में आकाश हमेशा बादलों से आच्छादित रहता है, इसलिए सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा धरातल को गर्म करने के लिए पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाती। फिर सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। इस कारण अधिक तापमान कभी भी भूमध्य रेखा के समीप नहीं पाया जाता। इसके विपरीत धरातल पर अधिकतम तापमान कर्क और मकर रेखाओं के समीप पाया जाता है, क्योंकि यहाँ आकाश हमेशा स्वच्छ रहता है। बादलों के अभाव के कारण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा आबाद गति से धरातल पर पहुँच जाती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर विशेषकर उच्च अक्षांशों में तापमान बड़ी तेजी से कम होता जाता है। उच्च अक्षांशों में तापमान के घटने की दर को ताप प्रवणता कहा जाता है। यह ताप प्रवणता कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य प्राय देखी नहीं जाती। यह ताप प्रवणता क्या होती है, कर्क और मकर रेखाओं के द्वारा प्राय देखी नहीं जाती। यह ताप प्रवणता प्राय नगण्य होती है। इस प्रकार तापमान का क्षैतिज वितरण निम्नलिखित रूप से 2 प्रकार का होता है। तापमान प्रादेशिक वितरण, जो तापमान होता है उसका प्रादेशिक वितरण क्या होता है। इस तापमान का प्रादेशिक वितरण क्षैतिज वितरण ही है, जो सर्वप्रथम ग्रीक के लोगों को ज्ञात हुआ। ग्रीक के लोगों ने तापमान के आधार पर संपूर्ण ग्लोब को 3 कटिबंधों में विभक्त किया, जो निम्न प्रकार है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो कितना में हुआ यह? 3 में। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। समताप रेखाओं के आधार पर तापमान का वितरण, धरातल पर तापमान का क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन तथा अध्ययन समताप रेखाओं द्वारा किया गया है। समताप रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है।
इन रेखाओं को खींचने से पूर्व प्रत्येक स्थान के तापमान को समुद्र तल के तापमान के रूप में घटा लिया जाता है। इस प्रकार समताप रेखाएं किसी भी स्थान का वास्तविक स्थान बताकर समुद्र तल का तापमान बताती है। जब ये रेखाएं आसपास होती है तो तीव्र ताप प्रवणता को इंगित करती है। इसके विपरीत उनका दूर दूर होना क्षीण ताप प्रवणता को बताता है। इसके विपरीत उसका दूर दूर होना क्षीण ताप प्रवणता को बताता है। अब हम आगे बात करते हैं विश्व के समताप दर्शक मानचित्र का अध्ययन करने पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। हम इसके बारे में बात करते हैं। जो नंबर 1 बात है, साधारणतः समताप रेखाएं अक्षांशों के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती है। इसका ये कारण है कि धरातल पर तापमान सूर्याभित ताप पर निर्भर करता है तथा सूर्याभित ताप अक्षांशों पर निर्भर होता है। अतः अक्षांशों के अनुसार तापमान घटता बढ़ता तथा बढ़ता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर तापमान क्रमशः घटता जाता है। हम जो द्वितीय बात है वो है समताप रेखाएं सामान्यतः सीधी होती है, परंतु समुद्र तल तट के समीप इनको दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है। स्थल के समुद्र की ओर जाते समय यह रेखाएं ग्रीष्म काल में भूमध्य रेखाओं को तथा ग्रीष्म काल में ध्रुवों की ओर झुक जाती है, क्योंकि जल और स्थल के तापमान में अंतर पाया जाता है। महासागरों में चलने वाली धाराएं और स्थायी हवाएं भी इन रेखाओं को की दिशा को प्रभावित करती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं अधिक सीधी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल का विस्तार अधिक है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थल का विस्तार अधिक है। ग्रीष्म काल में तापमान रेखाएं समताप रेखाएं ध्रुवों पर महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर तथा समुद्रों पर विषुवत रेखाओं की ओर झुक जाती है। ग्रीष्म काल में ठीक इसकी विपरीत दशा होती है। जनवरी और जुलाई का तापमान पृथ्वी पर जलवायु की विषमता को प्रकट करने वाली जनवरी जुलाई के महीने हैं। जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध में ठंडा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्म होता है। तो जैसे आपको पता है जनवरी का महीना क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्म होता है। इसके विपरीत जुलाई का महीना उत्तरी गोलार्ध में गर्म और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा होता है। जनवरी महीने का समताप दशक मानचित्र देखने से ज्ञात होता है कि इस समय उच्च तापमान दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक तापमान पाया जाता है, किंतु इस समय न्यूनतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा में पाया जाता है। साइबेरिया में किस वर्ग क्योसन्याक नामक स्थान पर इस ऋतु में तापमान -5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे उतर जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान यही है। तो साइबेरिया में जो बर्फियानाश है विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। इसके विपरीत जुलाई के समताप दर्शक मानचित्र में स्पष्ट होता है कि इस समय सबसे अधिक तापमान उत्तरी गोलार्ध में और न्यूनतम तापमान दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इस समय 90 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग को घेरे हुए होती है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के सभी मरुस्थलीय भागों में इस समय 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक तापमान रहता है। इस ऋतु में सबसे कम तापमान दक्षिणी ध्रुवों में पाया जाता है। तो सबसे कम तापमान किसमें पाया जाता है? दक्षिणी ध्रुवों में। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी वीडियो बनाकर जरूर डालेंगे। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।